समानता केवल समान लोगों के बीच होती है। असमान को समान के बराबर रखना असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। ऐसा लगता है कि भारत में फिलहाल सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुस्लिम मुद्दा। तमाम जातियां खत्म हो गई हैं, जातिगत भेदभाव खत्म हो गए हैं, अब कोई हिंसा नहीं होती और जाति के आधार पर बंटवारा खत्म हो गया है। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। एक समाज में अगर गैर बराबरी है तो उसे दूर करने के लिए या उनके बीच बराबरी लाने के लिए जो पॉलिसी बनेगी वो गैर बराबरी पर आधारित होगी। जिसको ज्यादा चाहिए उसके फेवर में होगी। जैसे सदियों से वंचित रखा गया उसके हक में कोई चीज फैसला का आप लेंगे तब वो बराबरी पे आए। अगर समाज में कोई बुराई है तो हम सोच रहे थे कि एक ऐसे विश्वविद्यालय कैंपस बनाएंगे जहां आकर के बुराइयां कम होंगी, फिर नए नागरिक तैयार करेंगे जो जब समाज में लौटेंगे तो उस बुराई को दूर करेंगे। हमने पता ही नहीं चलने दिया कि समाज की बुराई कैंपस के भीतर आ गई। हॉस्पिटल ही बीमार हो जाएगा तो इलाज कौन करेगा? कैंपस शांत हो रहा है, इसका मतलब कि विपक्ष की पूरी राजनीति और प्रतिरोध की आवाजें शांत हो गई हैं। साल 2016 में रोहित वेमुला का मामला है तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा। उसके बाद 19 में पायल तड़वी, फिर उसके बाद 2023 में दर्शन सोलंकी, वो IIT बॉम्बे, और फिर एक पूरी लिस्ट आती है। उस मामले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप तो जातिगत भेदभाव रोक ही नहीं पा रहे। कि हम बात कर रहे हैं और UGC की पूरी डिबेट चल रही है। मुझे लग रहा है कि मैं ये 2025-26 में नहीं, ये तो पूरा मैं 90s के दशक में पहुंच गई हूँ। आप कैसे देख रहे हैं इसको? केंद्र सरकार चाहती है कि UGC के इस फरमान से गधों को घोड़ा बना दे। वाह। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन जब मैं ये वाक्य सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उसी मंडल के दौर को तब तो भले न देखा हो। लक्ष्मण यादव कैसे बने डॉक्टर लक्ष्मण यादव? पहली बात। दूसरी बात, तो आपका तो काम होना चाहिए था जाति के आधार पे कि आप पशुओं का पालन पोषण करते, कुछ और छोटे मोटे काम करते। कहाँ डॉक्टर बने बैठे, लेक्चरर बन गए, फिर नौकरी से हटा भी दिया गया। कैसे हुआ ये सब कुछ? शुक्रिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत का संविधान। मैं आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला किसान परिवार में पैदा। मेरे पिछले कई पीढ़ियां खेत में काम करते, गाय भैंस पालते थे। तो मैं पहली बार जब बाहर निकल रहा था तो केवल उम्मीदों और सपनों को कंधे पे लाद के नहीं, मेरी माँ ने थोड़े से चावल, गेहूं, अचार सब पैक करके, और इलाहाबाद में आज भी बच्चे वैसे ही जाते हैं। और कभी कभी मैं लौटता था तो मैं कहता था कि ये हमारा घर बारिश में टपकता है, इस पर पेंट उखड़ गया है, और जब से बना तब से पेंट नहीं हुआ। तो और मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी पढ़ते थे। घर वाले यही कहते थे दोनों में से एक काम हो सकता है, तो तुम लोगों की पढ़ाई या घर। ऐसे हम लोगों को पढ़ाया गया। मैंने भी एक PhD की डिग्री मेरे पास भी है। मैं पत्रकार हूँ, बचती हूँ डॉक्टर लिखने से। लेकिन जो आप कह रहे हैं, शायद मैं आज इस बात को समझ पा रही हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है एक औरत के लिए, कस्बे से आई औरत के लिए, या एक यादव समाज से आए हुए व्यक्ति के लिए, कि इन चीज़ों से हमें पढ़ने से, हमें शब्दों से दूर रखा गया और इन शब्दों को ही पकड़ पकड़ के रस्सी बना के हम यहाँ तक आ गए। और फिर जाहिर है इसको हमें ताज की तरह पहनना चाहिए। आपको इतनी अच्छी सरकारी नौकरी मिली हुई थी, फिर लड़ने की क्या जरूरत? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक कोट के साथ में करना चाहती हूं। समानता केवल समान लोगों के बीच होती है, असमान को समान के बराबर रखना असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। ये कहा था करीब 30-40 साल पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट का ये एक हिस्सा है, जब मंडल आयोग ने इस बात को कहा था। और आज ऐसा लगता है कि बहुसंख्यकवाद का और धर्मांधता का, मुस्लिम विरोध का ये पूरा जो दानव है, कहीं ना कहीं जो समानता, असमानता और जातिगत जो भेदभाव है, उन तमाम मुद्दों को एक तरह से खा रहा है। ऐसा लगता है कि भारत में फिलहाल सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुस्लिम मुद्दा। तमाम जातियां खत्म हो गई हैं, जातिगत भेदभाव खत्म हो गए हैं, अब कोई हिंसा नहीं होती और जाति के आधार पर बंटवारा खत्म हो गया है, जो दरअसल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बहुसंख्यकवाद की ये जो भगवा राजनीति है, यही चाहती है कि जाति पर आधारित बहस को खत्म कर दिया जाए, और इसीलिए कामयाब तौर पर उन्होंने इस बहस को खत्म कर दिया है। लेकिन हम जब तक हैं तब तक इस बहस को खत्म नहीं होने देंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, लक्ष्मण यादव। और लक्ष्मण यादव जी से ऐसे तो मुझे बातचीत करनी ही थी, लेकिन उनकी ये किताब आई है, जाति जनगणना। ये किताब आप देखिए, शानदार किताब है। एक बार मैंने इस किताब को हाथ में लिया और पढ़ते पढ़ते रात को 1-2 बज गए। इस किताब को पढ़ना भी बहुत आसान है। इस किताब में अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया है इतिहास के बारे में, ताकि हम अपने भविष्य को समझ सकें।
खासकर उन्होंने जिक्र किया है इस किताब में कि किस तरह से जो अंग्रेज़ों के दौर से पहले जाति जनगणना थी और उसके बाद यानी उसकी ज़रूरत ही क्यों पैदा हुई। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस किताब के ज़रिए न सिर्फ के इतिहास की जातिगत भेदभाव और जाति गणना से जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं उस पर एक मुकम्मल कहानी उनके शब्दों में कहूँ तो कहने की कोशिश की है, बल्कि जो भविष्य के संघर्ष हैं उनको भी एक तरह से रोशनी दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप आए। शुक्रिया। इस किताब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए कैसा महज इत्तेफाक है कि हम बात कर रहे हैं और यूजीसी की पूरी डिबेट चल रही है। ये मुझे लग रहा है कि मैं ये 2025-26 में नहीं, ये तो पूरा मैं 90s के दशक में पहुंच गई हूँ। आप कैसे देख रहे हैं इस बहस को? पहले तो बहुत शुक्रिया आरफा जी कि इसके लिए हमने किताब जो लिखी उस पर आपने बातचीत के लिए आमंत्रित किया। और ठीक बात है कि अभी जो परिदृश्य है, मैं जब इस किताब को लिख रहा था तो पिछले 100 साल के इतिहास को तो कायदे से पढ़ रहा था। मंडल का दौर जब संघर्षों में तब्दील हुआ तो बहुत छोटे थे हम, स्कूल जाना शुरू किए रहे होंगे। हमें नहीं पता कि उस समय कैसे विरोध हुए होंगे, क्या दृश्य था पूरे देश में, क्यों विरोध हो रहा था मंडल का। ये सब हमने फिर किताबों से पढ़ा, कुछ पुरानी कुछ एक फुटेज देखी, फिर इतिहास की किताबों को पलटे तब देखे, इस किताब को लिखते समय भी देखे। और हमें भी नहीं यकीन था कि किताब मुकम्मल होगी, लोग पढ़ना शुरू करेंगे और बिल्कुल वैसा ही दौर हमारे सामने आएगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं आपके बातचीत करने के लिए इस शो में आ रहा था तो एक विरोध करने वाले शख्स को सुन रहा था। उसने पहला वाक्य ये बोला कि केंद्र सरकार चाहती है कि यूजीसी के इस फरमान से गधों को घोड़ा बना दे। वाह। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। फिर मैंने उसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। हम अभी इस डिबेट में नहीं जा रहे हैं कि अभी की परिस्थितियां मंडल से कैसे जुड़ती हैं, लेकिन जब मैं ये वाक्य सुनता हूं तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उसी मंडल के दौर को तब तो भले न देखा हो और ये सुनी सी दास्तां जो अभी सामने आ रही है वो चेहरा बदला है, बस तर्क वही है। इसी तर्क पर मैंने अपनी किताब में ये बात दर्ज की है मंडल के लिए। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बातचीत का आगाज ही मंडल कमीशन के उस बहुत बड़े स्लोगन से किया कि समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है। एक समाज में अगर गैर बराबरी है तो उसे दूर करने के लिए या उनके बीच बराबरी लाने के लिए जो पॉलिसी बनेगी वो गैर बराबरी पर आधारित होगी, जिसको ज़्यादा चाहिए उसके फेवर में होगी। जैसे सदियों से वंचित रखा गया, उसके हक में कोई चीज फैसला का आप लेंगे तब वो बराबरी पे आएगा। इसमें यूजीसी चूंकि नियमों की बात चल ही पड़ी है तो थोड़ा इस पे चर्चा भी कर लिया जाए। इसमें दो चीजों में लोग कह रहे हैं कि इधर नाइंसाफी हो रही है, मुझे लगता है उधर भी नाइंसाफी है। आप सोचिए कि ऐसे दौर में जहां कि मुस्लिम नाम की वजह से आपके साथ इतना भेदभाव हो, इसमें कोई बहुत क्लियरली आउटराइटली नहीं लिखा गया है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा। बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है जातिगत भेदभाव होता है, लेकिन मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ कैंपसेस पे इतना ज्यादा ज्यादती हो रही है, इसका मेंशन नहीं है इन गाइडलाइंस में। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं तो आज आपकी बातचीत में वो पूरा नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन ले भी आया। और हमने जो इसको क्रिटिसाइज किया है, यानी हम भी कर रहे हैं इसको क्रिटिसाइज। आप भी खुश नहीं हैं। पहली बात ये हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम इसके विरोध में नहीं है, क्योंकि ये जरूरी दस्तावेज है। इससे बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर होना ही चाहिए, तभी ये न्याय दे पाएगा उस कम्युनिटीज को जिसे सदियों से न्याय नहीं मिला और कैंपस के भीतर भी न्याय नहीं मिल रहा है। हम एक बहुत छोटी सी बात कहें कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसने अपने लिए एक आइन बनाया, एक संविधान बनाया कि अब उसकी प्रस्तावना में लिखा कि हम इस देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, इट मीन्स कि ये वैसा गणराज्य नहीं है, ये लोकतंत्रात्मक नहीं है, ये समाजवादी नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष नहीं है, हम इसे बनाएंगे। हम एक वादा कर रहे हैं खुद से, अपने आप से, इसलिए उसे अंगीकृत कर रहे हैं। उसमें आप कह रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, व्यक्तियों में अवसर की समानता दिलाने के लिए। इसका मतलब संविधान एक यकीन का, एक भरोसे का नाम था और हम सब ने एक दूसरे को भरोसा दिया था कि नया मुल्क जब बनेगा तो वो बराबरी पर होगा। हजारों साल के शोषण, अन्याय को हम खत्म करेंगे और इस आइन से उसको खत्म करेंगे। उसकी जिम्मेदारी जिन संस्थानों पर थी उनमें से सबसे अव्वल है विश्वविद्यालय। अगर समाज में कोई बुराई है तो
तो हम सोच रहे थे कि एक ऐसे विश्वविद्यालय कैंपस बनाएंगे जहां आकर के बुराइयां कम होंगी, फिर नए नागरिक तैयार करेंगे जो जब समाज में लौटेंगे तो उस बुराई को दूर करेंगे। हमने पता ही नहीं चलने दिया कि समाज की बुराई कैंपस के भीतर आ गई। हॉस्पिटल ही बीमार हो जाएगा तो इलाज कौन करेगा? और कैंपस, बल्कि मुझे लगता है कि इस पूरी तस्वीर को दिखाने वाले, आप देखिए नरेंद्र मोदी का पहला विरोध भी जेएनयू से हुआ। अभी भी हम अपने कैंपसों को देख रहे हैं। अगर कैंपस शांत हो रहा है, इसका मतलब कि विपक्ष की पूरी राजनीति और प्रतिरोध की आवाजें शांत हो गई हैं। तो आप कह रहे हैं इससे खुश नहीं है आप, इसे और बेहतर होना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब जब कैंपस के भीतर जातिवाद आ गया तो उसे दूर करने के लिए यूजीसी पहले भी कई प्रावधान कर रही थी, लेकिन साल 2012 में एक कमेटी बनाती है और उस कमेटी के मुताबिक एससी और एसटी को शामिल करती है। अब जब रोहित वेमुला का केस है, मेरी पहली किताब जब आई प्रोफेसर की डायरी, जब मैं नौकरी से बाहर गया तो मैंने उसी एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन को बहुत कायदे से लिखा है, खुद अपनी भाषा में। तो उसमें हमने ये बात बताई कि जब साल 2016 में रोहित वेमुला का मामला आया तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ। फिर तो इस पर डिबेट शुरू हुई कि आप जाति के नाम पर एक ऐसा भेदभाव हुआ है कि एक व्यक्ति सुसाइड कर लिया। तो 2016 में वो हुआ। उसके बाद 19 में पायल तड़वी, वो डॉक्टर, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, पढ़े लिखे लोग हैं। फिर उसके बाद 2023 में दर्शन सोलंकी, वो आईआईटी बॉम्बे, वहां का लड़का सुसाइड कर रहा है। और फिर एक पूरी लिस्ट आती है। उस मामले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप तो जातिगत भेदभाव रोक ही नहीं पा रहे। तो 2012 का जो आपका गजट नोटिफिकेशन है उसको बदलाव किया गया, उसको और सख्त करिए। और फिर दिग्विजय सिंह की कमेटी जो थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, वो कहती है कि ओबीसी के साथ भी भेदभाव होता है। तो ये गजट नोटिफिकेशन इस मायने में नया है कि उनको शामिल कर लिया, ओबीसी भी जुड़ गया और थोड़े सख्ती बरती गई है कि। लेकिन इसमें एक जो कॉलम है जिस पर कि पूरा फसाद है और पूरे जो है वो, ऐसा लगता नहीं है, ये भी एक मैन्युफैक्चर टाइप का गुस्सा है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग सड़कों पे आएंगे या कोई इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि झूठी शिकायत को लेकर इसमें प्रोविजन हटा दिया गया है कि ऐसा लगता है कि ये तो देवी देवता हैं जो पिछड़े समाज के लोग हैं, इनसे तो कोई गलती नहीं होगी, या कोई भी एजेंडा के तहत किसी को फंसाने की, तथाकथित फंसाना एक बड़ा मशहूर शब्द है आजकल की। जो एक आज तक की मैं हेडलाइन देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो अपर कास्ट हैं, सवर्ण हैं, उनको फंसाने की एक साजिश के तौर पर इन गाइडलाइंस को लाया गया है। क्यों फंसा रहे हैं आप लोग? इसमें ठीक बात कही है हम लोग की, जो कि बात शुरू जहाँ से हुई थी वहाँ से मैं फिर से इसे जोर देकर कहूँगा कि अगर इसमें ओबीसी को शामिल न करते तो शायद ये लोग सड़क पर न उतरते। अच्छा, इसका, और यही मंडल से जोड़ता है। मंडल आंदोलन के समय हुआ क्या था, एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा था, मंडल को भी ऐड कर लिया, ये सड़क पर उतर गए। एक किताब है प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती की, जेंडरिंग कास्ट, और वो कहती हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियां सड़क पर उतर के कह रही थी कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। और उसके बाद बहुत बड़ा डिस्कोर्स हुआ। ओबीसी को लेकर के अभी भी इनके मन में ये भाव नहीं है। इन्होंने कहा कि ओबीसी भी शामिल हो गया तो हम तो विलेन हो गए, ऐसा कतई नहीं है। इसमें शामिल हैं ईडब्ल्यूएस भी, इसमें दिव्यांग भी शामिल है, इसमें महिलाएं भी शामिल है। हम एक ऐसा कैंपस बनाएंगे जो इस हर तरह की गैर बराबरी के दूर होंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि जब आप कह रहे हैं झूठी शिकायत या दुर्भावनापूर्ण शिकायत, तो इसका मतलब ये कि पिछले वाले को रिव्यू जब कर रहा था ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों ने ये पाया कि इसके नाम पर जो लोग डिसीजन ले रहे थे वो न्याय नहीं कर पा रहे थे। इस झूठी शिकायत के आरोप में आपने, कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति गया और आपने उसे जस्टिस दिया नहीं और कह दिया कि आप तो फॉल्स एलिगेशन है, उसके बाद उस पर दोबारा वो चिन्हित तो हो गया कि शिकायत तो तुमने की थी और सजा उसे मिली नहीं जिसके खिलाफ की थी, तो फिर तो दोबारा शोषण का शिकार होगा और बदले की कार्रवाई भी हो बदले की कार्रवाई। इसी वजह से कोर्ट के निर्देश पर यह कहा गया कि जो हजारों साल से आशय पर है ना, वो अपनी शिकायत भी नहीं कर पाता। इसीलिए आप देखिए कि जो महिलाओं के संदर्भ में जो कानून बने हैं उसमें भी महिलाओं के पक्ष में नियम बने, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं एक तरह से, और इसी को शायद प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी कि इससे तो जातिवाद और बढ़ेगा, और आप ये मान के चल रहे हैं कि एक आदमी ऑप्रेसर है, दूसरा ऑप्रेस्ड है। चलिए, ये कहानी तो चलती रहेगी। मेरा इरादा ये था कि मैं इस पूरे पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगी आपकी कहानी से। डॉक्टर लक्ष्मण यादव कैसे बने डॉक्टर लक्ष्मण यादव, पहली बात। दूसरी बात, तो आपका तो काम होना चाहिए था जाति के आधार पे कि आप पशुओं का पालन पोषण करते, कुछ और छोटे मोटे काम करते। कहाँ डॉक्टर बने बैठे, लेक्चरर बन गए, फिर नौकरी से हटा भी दिया गया। कैसे हुआ ये सब कुछ? शुक्रिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत का संविधान नहीं था तो वाकई ऐसा था। लोग बहुत अपवाद छोड़ दें
तो गैर बराबरी बहुत ज़्यादा थी। मगर मैं अपनी किताब का जिक्र करूंगा, इसके शुरुआती कुछ पन्ने अगर लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। पढ़े मैंने। हाँ, कि बांटने वाले हम्म, जिन्होंने अब नारा दिया है कि बंटोगे तो कटोगे, हम्म, हालांकि उन्हीं के वैचारिक पुरखे बांटने की प्रक्रिया में शामिल हैं। वरना दुनिया में ऐसा किसी ने बांटा ही नहीं कि तुम मुख से पैदा होगे, मैं पैरों से पैदा होऊंगा, और इस तरह के बंटवारे के पीछे के कोई तर्क नहीं होंगे। और उसको शुरुआत में कहीं कहीं लिख दिया जाएगा कि ऐसे जन्म ना जायते शूद्र, कि जन्म से तो सब शूद्र हैं, कर्म गुण कर्म से आप अपने वर्ण को चुनते हैं। अभी मैं इसका डिबेट का एक वाकया बता दूं, फिर आगे अपनी बात पूरी करूंगा। पिछले दिनों एक डिबेट हुई, तो एक पैनल में बैठा हुआ था मैं, तो किसी ने कहा कि रामचरितमानस में शूद्र प्रकरण पर बहस हो रही थी। तो हमने कहा शूद्र का अपमान किया है उस ग्रंथ में कि ये बनादम तेली कुमारा सुपच करात कोल कलवारा, तो ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शूद्र तो कर्म से होते हैं साहब, तो जो आप कर्म कर रहे हैं वो होगा। तो हमने कहा अच्छा, मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव मेरा नाम है, तो मैं क्या हूं? तो कहा कि आप यादव तो ओबीसी में आते हैं। तो हमने कहा शूद्र और वर्ण व्यवस्था में क्या है? शूद्र में आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण हम है नहीं, क्षत्रिय में है नहीं, आप मानते नहीं। हालांकि मैं क्लेम कर रहा हूं कि इस देश में मौर्य वंश ओबीसी जो आज आते हैं वो क्षत्रिय हैं कि नहीं। पाल, प्रतिहार, गुर्जर और तमाम यदुवंश सारे ये तो राजा थे। जबरदस्ती वर्ण व्यवस्था इन पे आरोपित करके आप सबको शूद्र बना रहे थे, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। आदिवासी इस वर्ण व्यवस्था में आती ही नहीं। तो मैंने जब उससे सवाल पूछा कि मैं शूद्र हूं और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, प्रोफेसर हूं, तो मेरा पेशा किस वर्ण में आएगा? तो कहे ब्राह्मण। तो मैंने कहा फाइनली मैं क्या हूं? मैं मतलब ब्राह्मण हूं कि शूद्र हूं? तो वो कहा कि नहीं, ये सब बात ऐसे नहीं। हमने कहा नहीं, मान लो मेरे पेशे यानी गुण और कर्म से मैं अगर ब्राह्मण हूं तो फिर शूद्र नहीं हूं। तो ये है इस पूरे डिबेट का हिस्सा। असल में ये एक बहुत बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक साजिश थी। मुट्ठी भर लोग अपने हाथ में सत्ता, संसाधन और सम्मान तीनों को कब्जे में रखने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाते हैं। वर्ण व्यवस्था इस समाज पर फिट ही नहीं बैठती है, लेकिन वो जबरदस्ती फिट करते हैं। लेकिन आपने कैसे इस पूरे चक्रव्यूह को कैसे आपने भेदा, कैसे आप बने डॉक्टर? अपनी कुछ कहानी के बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए। उसके लिए भी मैं आपके सुनने वालों को कहूँगा कि मेरी पहली किताब पढ़ें। फिलहाल उसके कुछ वाकये मुझे याद आ रहे हैं कि मतलब एक प्रोफेसर की डायरी प्रोफेसर की डायरी। और पहले मैं सोचता था कि कोई और अच्छी किताब लिखूंगा, लेकिन जब नौकरी से निकाला गया जानबूझ इसकी कहानी को भी सुनूंगी, फिर आएंगे। पहले शुरू कीजिए। तो उस समय मैंने अपनी किताब पूरी की, क्योंकि वो डायरी थी। और मैंने कहा कि अगर ये कहानी मैं नहीं कहूँगा तो फिर कैसे कोई बात? ऑटोबायोग्राफी है आपकी? मोर और लेस, मतलब लगभग वैसी ही है। और इसको एक प्रतिरोध की तरह मैंने कहा कि कल को आप अपने विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा था ये समाज को नहीं पता है, इसलिए कल को कहना मत कि कोई बताया नहीं। हमने ये बात बताई, हमने उसमें लिखा भी है कि उनके बाद भी हम बोल रहे थे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो इस वजह से वो लिखी। और उसके शुरुआती पन्नों में कुछ कहानियां हैं। बताइए। कि मैं आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला, किसान परिवार में पैदा। मेरे पिछले कई पीढ़ियां खेत में काम करते, गाय भैंस पालते थे, और बहुत सामान्य कृषक परिवार जिसके पास कोई बहुत ज़मीन भी नहीं है। लेकिन मेरी पिछली पीढ़ी तक धीरे धीरे शिक्षा पहुंचने लगी संविधान की वजह से। लोग स्कूल जाने लगे। आपके पिताजी की पीढ़ी? पिताजी ने हाँ पढ़ाई की, लेकिन दादा तक नहीं। दादा पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे दादा दादी स्कूल ही नहीं गई थी। दादा शुरुआत में बताते थे कि एक आध दो कक्षाएं पढ़े, फिर नहीं पढ़ पाए, मतलब बिल्कुल बस साक्षर थे, और उस तरह की कोई डिग्री उनके पास नहीं थी। पहली बार मेरे पिताजी के माँ सब पढ़े लिखे, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। तो वो एक दौर अलग है। इस पढ़ाई के चलते उन्हें यह समझ में आ गया था कि शिक्षा बेड़ियां तोड़ने का काम करती है, शिक्षा मुक्ति देती है, और केवल डिग्री वाली नहीं। वो बार बार ये कहते थे कि मैं एक छोटा सा किस्सा बता ही दूं कि 10th और 12th तक पढ़ाई की, और क्रिकेट खेलने के चक्कर में थोड़ा 12वीं में नंबर कम आए, तो घर वाले नाराज हो गए कि बाहर पढ़ने नहीं भेजेंगे, बिगड़ जाएगा। तो मैंने जिद किया कि नहीं, मेरे आजमगढ़ में कोई अच्छा स्कूल कॉलेज है ही नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर्म चुपके से भर के आया था, एंट्रेंस दिया, मेरा हो भी गया। तो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा था कि अगर फर्स्ट डिवीजन ना आए तो चुपचाप वापस आ जाना, बुलाना ना पड़े। तो मैं पहली बार जब बाहर निकल रहा था तो केवल उम्मीदों और सपनों को कंधे पे लाद के नहीं, मेरी माँ ने थोड़े से चावल, गेहूँ, अचार सब पैक करके, और इलाहाबाद में आज भी बच्चे वैसे ही जाते हैं,
और कभी कभी मैं लौटता था तो मैं कहता था कि ये हमारा घर बारिश में टपकता है, इस पर पेंट उखड़ गया है, और जब से बना तब से पेंट नहीं हुआ। तो और मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी पढ़ते थे, तो घर वाले यही कहते थे कि दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो तुम लोगों की पढ़ाई या घर। ऐसे हम लोगों को पढ़ाया गया। तो ये सही फैसला था। और आज वो फैसला पढ़ाई को उन्हें चुन लेना। उन्हें उन्हें ये लगता है, हालांकि जब नौकरी से निकला तो सब परेशान थे। हाँ। लेकिन फिलहाल मेरे पिताजी तो अभी हैं नहीं, वो कॉमरेड थे। पिताजी, बड़े पिताजी सब इस बात से खुश थे। वो हमें दिल्ली भेजे थे आईएएस बनने के लिए, लेकिन हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जब मैंने टॉप किया, मैं अपने बैच का टॉपर था। आप टॉपर थे? हाँ, और उसी समय मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तब ये कमेटी भी नहीं बनी थी यूजीसी वाली, नहीं तो मैं भी पूछता, मैं कोई केस नहीं करता, मैं अपने प्रोफेसर से पूछता कि कहाँ लिखा है कि किसके बच्चे पढ़ेंगे और किसके नहीं पढ़ेंगे। ये मनुस्मृति। और हम यहाँ डॉक्टर लक्ष्मण यादव कैसे बने, उस संविधान ने एक गलियारा खोला था, एक रास्ता खोला था, जिससे मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचाया, फिर डीयू आए, यहाँ से पीएचडी पूरी की, तो नाम में आगे जुड़ा डॉक्टर। मैं एक छोटा सा किस्सा जोड़ दूं, बात लंबी हो रही है फिर भी। बड़े पिताजी ने कहा कि घर के सामने जो मेन गेट है वहाँ हम एक बोर्ड लगाएंगे और इस पर लिखेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। मैंने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये वो मत लिखिए। मैंने अपने प्रोफेसर की डायरी में ये किस्सा लिखा है। फिर मेरे बड़े पिताजी ने मुझे डांटा, कहे तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी, हमारे इलाके में ये पहली डिग्री है, और ये डिग्री जब कोई इसके सामने से गुजरेगा तो शायद कोई माँ बाप सोचेगा कि मुझे भी अपने बच्चों को पढ़ा के वहाँ भेजना है। तो वैसे हम डॉक्टर लक्ष्मण यादव बने, वो संविधान के रास्ते बने, फैमिली ने सपोर्ट किया, और उस पढ़ाई से ही हमने अपनी एक रीढ़ बनाई और जिसे बचा कर रखे हैं। कितनी सुंदर बात आप कह रहे हैं। मैंने भी एक पीएचडी की डिग्री मेरे पास भी है, हालांकि मैं इस्तेमाल नहीं करती डॉक्टर, लेकिन मैं देखती हूँ जब भी मैं बहुजन किसी सभा में जाती हूँ, या ख़ासकर अगर मैं कहूँगी कि गरीब मुस्लिम इलाकों में जाती हूँ, वहाँ चुन के कहीं से इंटरनेट से देख के मेरा नाम डॉक्टर और लिख दिया जाता है, और मैं सोचती हूँ आखिर के क्यों लिखना चाहते हैं। मैं पत्रकार हूँ, बचती हूँ डॉक्टर लिखने से। लेकिन जो आप कह रहे हैं, शायद मैं आज इस बात को समझ पा रही हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है एक औरत के लिए, कस्बे से आई औरत के लिए, या एक यादव समाज से आए हुए व्यक्ति के लिए, कि इन चीज़ों से हमें पढ़ने से हमें शब्दों से दूर रखा गया, और इन शब्दों को ही पकड़ पकड़ के रस्सी बना के हम यहाँ तक आ गए, और फिर जाहिर है इसको हमें ताज की तरह पहनना चाहिए। बड़ी प्यारी आपने कहानी सुनाई। अब मुझे ये बताइए कि जब हम इस दौर का जिक्र करते हैं, क्योंकि मंडल को लेकर इसमें काफ़ी बहस है आपके पूरे, मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन भी है और साथ साथ आप बहस भी करते जा रहे हैं चैप्टर्स में। तो मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि अंग्रेज़ों के दौर से पहले तो बात हो रही है, मैं सोचती हूँ या तो इतिहास से निकाल कर लेकर आऊँ, या अभी से शुरुआत करते हैं। अभी से ये देखिए कि जो मंडल की राजनीति है, आपने 3 शब्दों का जिक्र किया, मंडल, कमंडल और भूमंडल। अभी हमारे पास इस वक्त मंडल की राजनीति फेड हो रही है। कमंडल और भूमंडल के बावजूद भी कमंडल किस तरह से हावी है, और ये बताइए कि ये जो पूरी बहुसंख्यकवाद की, जो आरएसएस की पूरी राजनीति है, इसने जाति के डिस्कोर्स को किस तरह से कम किया या लगभग ख़त्म कर दिया? आपको इतनी अच्छी सरकारी नौकरी मिली हुई थी, फिर लड़ने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो बहुत सारे पिछड़ी जातियों के, तथाकथित पिछड़ी जातियों के प्रोफेसर्स और लेखक, पत्रकारों को देखती हूँ कि एक तरह की एक साइलेंस ऑफ कन्वीनियंस, एक सुविधा की खामोशी के साथ कि मैं बन गया हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है, अब मैं इसको इधर उधर बिगाड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। क्यों आपने अपनी नाव खुद ही मझधार में फेंक दी, ये भी मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि आप बहुसंख्यकवाद के खिलाफ क्यों लड़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तो कैफ़ी आज़मी हमारे आज़मगढ़ में, वहीं से रहने वाला हूँ, तो शेर व शायरी बचपन से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक कल्चर भी रहा। तो मुझे एक शेर बड़ा पसंद था कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो अभी तक उधार है। तो वो जो उधार है लड़ाई, वो कोई ना कोई लड़ता है। और मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जब भारत में जंग आज़ादी की लड़ाई थी, तब भी सारा भारत सड़कों पर नहीं लड़ रहा था। बहुत सारे लोग अपने लिए सहूलियत देख रहे थे, कोई तो पेंशन ले रहा था, कोई माफ़ी मांग रहा था, कोई शहीद हो रहा था, लेकिन शहीद होने वाले लोग थोड़े से थे, मगर जब उन्होंने कुर्बानी दी तो उसका फ़ायदा सबको मिला। इस दौर में भगत सिंह कोई जल्दी बनता नहीं,
फायदा उसका पूरे कौम को और पूरे उस वक्त को मिलता है। लेकिन हमेशा थोड़े लोग होते हैं। थोड़े लोग होते हैं, मतलब कभी भी भीड़ आपके लिए धारा के प्रतिकूल जाकर के भीड़ नहीं लड़ती है, भीड़ तो धारा को फॉलो करती है। आप बहुत बड़ी आबादी, आज तो 80-84 करोड़ लोग हैं, 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं, आप उनसे कहेंगे कि संविधान बचाओ, इनकलाब ले आओ, कैसे ले आएगा? वो तो दिन भर काम ना करे तो शाम को चूल्हा ना जले। सरकार करेगी 5 किलो लो, अब उसके बाद शौचालय का इस्तेमाल करो। तो उतनी बड़ी कौम को जब आप इतना कमजोर कर देंगे, एक बहुत बड़ी समुदाय को, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन थोड़े से लोग होते हैं, कभी वो बुद्धिजीवी बन के आते हैं, कभी वो एक्टिविस्ट बन के आते हैं, कभी वो लीडर बन के आते हैं। ऐसे थोड़े से लोग विश्वविद्यालयों में भी आपको मिलेंगे, केवल लक्ष्मण यादव नहीं, हमसे भी कठिन लड़ाई लड़ते हैं लोग। आपको कब पता चला दैट यू वर द चोजन वन? पता नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये कोई एक लम्हा नहीं, ये एक प्रोसेस था। और जब कोविड आया और उस समय मैंने केवल एक चीज़ शुरू कर दी, हालांकि उसके पहले छोटा सा पीछे चलते हैं, फिर इस किताब पर आएंगे। मैं 2010 में DU में एडहॉक पर आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि 2006 का मंडल पार्ट 2 लागू हुआ है, OBC रिजर्वेशन 2009 तक आ गया। 2010 के बाद से अपॉइंटमेंट ही ये बहुत नाम मात्र का कर रहे हैं। ये पूरे उस रिजर्व कैटेगरी को पीछे रखना चाहते हैं कि टेम्परेरी रहे, और ये सब 14 साल तो हमने एडहॉक पढ़ाया है। तो उसके बचाने के लिए कई बार ऐसा लगा कि जो बात सच है उसको बोले भी ना हम, तो फिर हमारे प्रोफेसर होने का मतलब क्या? आप क्लास में जाते हो और बच्चों से कहते हो कि हक और सच के लिए बोलना, और जब आपको हक और सच के लिए बोलना पड़े तो आप न बोलें, तो फिर आप तो नैतिक रूप से गलत हैं। तो हमने ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज की कोविड के समय। फिर मैंने ये देखा कि मेरे पास एक विचारों का 3-4 ऑप्शन अगर है, तो दक्षिणपंथ से ये सीखा कि ऐसा कभी नहीं होने देना है इस देश को। वामपंथ से कुछ चीजें सीखी कि प्रतिरोध की संस्कृति में क्या है, और फिर सोशलिज्म और अम्बेडकरिज्म, अगर मैं उसको कहूँ, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स, उसको जब पढ़ना, सीखना, सुनना शुरू किया, उसके बारे में बोलना शुरू किया कि भाई इस देश में संविधान न रहता तो ये देश तो बहुत खराब होता। इस देश में अगर अम्बेडकर को पढ़ोगे नहीं तो जानोगे नहीं कि इस देश को बनाने वालों में कितनी बड़ी तादाद इन लोगों की है। इससे धीरे धीरे हम बन रहे थे, और उस समय वो पहचान रहे थे कि इसे नौकरी से बाहर करना है। मुझे वो दौर भी याद है। देखिए, इतनी उम्र हो गई और इस पेशे में रहते हुए आपका जब पहला ट्वीट वायरल हुआ था, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी थी कि आखिर कौन है ये व्यक्ति। आपको लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, अभी कुछ ही साल पहले की बात है, आप तब भी लेक्चरर थे। लेकिन आपका एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें वीडियो में आप इतनी साफ गोई और इतने बेहतरीन तरीके से बात कह रहे थे, जैसे होता है ना एक जौहरी हीरा पहचान लेता है, ऐसे मैंने आपको पहचाना कि ये तो बड़े अच्छे वक्ता होंगे। और ये सिर्फ मैंने नहीं, मुझे लगा शायद मैंने आपको देखा, फिर लोगों ने जिस तरह से आपको देखना शुरू किया और जिस तरह से आप लगातार वायरल होने लगे। आपकी नौकरी भी थी, साथ में आप ये भी कर रहे थे। आपको किस तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ा, अपनी जाति की वजह से, अपने विचारों की वजह से, और आपको आखिरकार हटाया गया या आपने इस्तीफा दिया? एक तो इसकी बात ये है कि छोटा जवाब पहले देता हूँ। इंटरव्यू किया उन्होंने, और इंटरव्यू बोर्ड के पास ये पूरा हक है कि वो आखिर में केवल दस्तखत करते हैं कि हमने 3 लोगों को चुन लिया है। किस बेस पर चुना, किस बेस पर बाकी को हटा रहे हैं? 14 साल से जो प्रोफेसर हो, 100 में से 93 API स्कोर हो, फिर उसके आर्टिकल आपको 3 चाहिए, उसके 8 रिसर्च पेपर हो, किताब हो, इंटरव्यू सबसे अच्छा हो रहा हो, ये उसी बोर्ड के मेंबर जब बाहर आते हैं तो उन्होंने दुनिया को बताया मेरी नौकरी जाने के बाद। फिर बाद में उन्होंने ये भी किस्सा बताया कि मेरे प्रिंसिपल ने आकर जब फाइनल रिजल्ट बन रहा है तो कह रहे हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बाहर करना है, बाकी आप किसी को नौकरी पर रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों बाहर करना है? ऊपर से आदेश है। तो फिर तो कोई UGC गाइडलाइन का कोई मतलब नहीं, इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं, आपने पहले से चुन लिया था। और जाति की वजह से नहीं, शायद विचार की वजह से उन्हें मेरा ये बोलना पसंद नहीं था कि RSS और BJP इस देश के लिए खतरा है। हम संविधान की बात करते हैं। आप आयरनी देखिए कि मेरे जाकिर हुसैन कॉलेज का प्रिंसिपल RSS के टीचर विंग का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, उसको हक है, फिर भी वो प्रिंसिपल होगा, और कोई RSS का विरोधी प्रोफेसर नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा सवाल था जो मैंने 2 साल पहले उठाया और अब दिख रहा है। और आपके ऊपर आरोप ये भी था कि आप सिर्फ पॉलिटिकल नहीं हुए थे बल्कि पॉलिटिकली अफिलिएटेड हो गए थे। आप जो है पॉलिटिकल पार्टियों के संपर्क में आ गए, आपके मन में हमदर्दी पैदा हो गई खास पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, और आप कैंपस पे सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बातें नहीं बल्कि राजनीति की बातें करने लगे। हाँ, और आज कैंपस में जो BJP और RSS वाले हैं वो 20 साल से क्या कर रहे हैं
उसमें एक प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, वो तो टीवी चैनल पर बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ, दलितों पिछड़ों के खिलाफ, जानती हूँ आप किसके बारे में बात हाँ मैं नाम लेना कोई जरूरी है क्योंकि मैं व्यक्ति ने प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बीजेपी के पास जा रहा होता तो मैं अच्छा होता। मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हूं तो ये मेरी पॉलिटिक्स है। और मैं भगत सिंह को पढ़ता हूँ, विद्यार्थियों राजनीति, तो आपको राजनीति हर कदम पर करनी है और आप राजनीति कर रहे होते हैं तो आरएसएस वाला राजनीति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये कोई नियम से हमें बाधा नहीं था, लेकिन इजाजत नहीं है आपको। हाँ मतलब ये अब तो दिख गया। तो बहरहाल लौटते हैं इस पे कि ये जातिगत भेदभाव मेरे साथ तो नहीं हुआ और इस तरह की चीजें सीधे नहीं हुई, लेकिन हाँ हमने एक फैसला लिया था कि रीढ़ का सौदा करके नौकरी नहीं लेंगे। तो मैंने यहीं से अपनी बात शुरू की। ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं और मैं कोई नायकत्व तो अपने अंदर खुद से नहीं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैं भी चुप रहता और मैं भी ये चीज नहीं कर पाता तो शायद आज मैं फिर किसी नौकरी की गुलामी कर रहा होता। बिल्कुल। और इसीलिए जहां मैं लौट रहा हूं कि मैं किताब पे वापस मंडल, कमंडल और भूमंडल, हाँ। भूमंडल ने इतना कमजोर किया भी है कि आप उस चक्रव्यूह में फंस जाएं, फिर आप एक अदद नौकरी की कोशिश में, फिर एक अदद ईएमआई, फिर एक अदद हसरतें इतनी छोटी लेकिन उनको पाने के रास्ते इतने मुश्किल, तो फिर कौन क्रांति करेगा और उन हसरतों के गुलाम बन जाए। तो हमने चुना है कि मैं हसरतें कम रखूंगा। इसलिए भूमंडल के उस पूरे दौर को मैंने जब अपनी किताब में देखा तो मैंने कहा कि मंडल का दौर, आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने सवाल में कि मंडल का दौर ऐसे लग रहा है फेल हो रहा है। कमंडल आया ही मंडल के खिलाफ था, हालांकि उनकी कोशिश पहले थी कि मंदिर आंदोलन और इस तरह की चीजें की जाए। मैं एक बात कहता हूं कि जाति इस देश की हकीकत थी। आप इस किताब में मैंने 2-3 काम किए हैं, अभी इसका जवाब भी देता हूं। दक्षिणपंथी कहते हैं कि जाति जनगणना अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। बाकायदा चैप्टर लिखा है आपने। बाकायदे मैंने कहा है कि अंग्रेजों के आने के पहले से यहाँ जाति की गणना हो रही है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जाति उन्होंने गिन कर पैदा कर दी। मैंने इसीलिए उस चैप्टर का नाम ही लिखा है, अंग्रेजों का कसूर, जाति गिनकर जात पैदा कर दी। तो मनु को भी पैदा किया पहले उन्होंने। इस चैप्टर मैंने लिखा क्योंकि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, ये पेज नंबर लोगों को पढ़ने में सहूलियत होगी, और उसमें मैंने बाकायदे ये बात लिखी पेज नंबर 52-53। और पहला ही चैप्टर मैंने लिखा कि जब ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने जाति गिनकर पैदा कर दी, तो इसका मतलब जब अंग्रेज पहली बार आए होंगे तो भारत में ऐसे गांव देख रहे होंगे कि ब्राह्मण और शूद्र एक साथ एक थाली में खा रहे होंगे, शादी सबकी अंतरजाती हो रही होगी, शूद्र बैठ करके पढ़ा रहा होगा, प्रोफेसर होगा गुरुकुल में, और ब्राह्मण चुपचाप बैठा होगा। शूद्र जब जा रहा होगा तो ब्राह्मण उसका दान दक्षिणा दे रहा होगा, जो गटर साफ करने का काम कुछ छत्री कर रहे होंगे। ऐसा तो भारत में था नहीं। ये इस तरह का मजाक कुछ लोग करते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं कह रहे कि जाति पैदा कर दी, क्योंकि मनु तो पहले था ना, कोई मनु स्मृति लिखने वाला था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में भी लिखा हुआ है, विराट पुरुष के मुख से कौन पैदा हुआ, भुजाओं से कौन पैदा हुआ। जाति थी, जाति को स्थिर कर दिया अंग्रेजों ने। तब हमने इस किताब को लिखते हुए ये बताया कि ऐसा कतई नहीं है, जाति स्थिर संरचना ही है। डॉक्टर अंबेडकर उसे कहते हैं क्लोज्ड ग्रुप है, वो बंद संरचना है, उसमें कोई आवाजाही नहीं है। और मुझे वो भी याद आ रहा है कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऐसी इमारत है हाँ, जिसमें मंजिलें सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं। तो वो चीज। अब मैं आ रहा हूं कि सीधे मंडल तक। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ये किताब इस देश के उन सारे लोगों को इसलिए भी पढ़नी चाहिए जो जाति या जाति जनगणना का विरोध करते हैं। उन्हें इसको पढ़ते हुए समझ में आएगा कि इसका विरोध करने के तर्क उनके पास कमजोर है। जो समर्थन करते हैं उनको भी ये पता चलेगा कि जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। मिसाल के तौर पर आप 1951 में कहते हैं कि जाति जनगणना नहीं होगी, और पहला कमीशन बनता है कमीशन, वही कहता है 61 में करो, नहीं तो आप पॉलिसी नहीं बना सकते। और 1980 में मंडल कमीशन आया और वो साफ कहता है कि अगर आपने जाति जनगणना नहीं की तो इस देश के आधी से ज्यादा आबादी के लिए कोई फैसला आप मुनासिब नहीं ले पाएंगे, आपको ये करना पड़ेगा। उसी मंडल की एक सिफारिश को लागू किया गया और कमंडल आ गया रास्ते में। तो कमंडल का रथ ही निकला इसलिए था। मैंने इस किताब में बाकायदे ये बताया कि जब वे जातियां जो शूद्र हैं, जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, वे जातियां जब ये सवाल पूछने लगी कि मेरा हक किसने मारा, तो उसमें जो व्यक्ति पकड़ा जा रहा था, जिसकी चोरी पकड़ी जा रही थी, उसने दूसरी छतरी पकड़ ली। इस छतरी के नीचे सब आ जाओ, हम सब हिंदू भाई भाई।
कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। और अभी भी कहा जाता है, अब पहलगाम का उदाहरण देके कह रहे हैं कि पहलगाम से ज्यादा और क्या होगा कि जब तुमसे कलमा पढ़वा के तुम्हें मारा गया और तुम्हारे शरीर की बनावट देख के तुमको मारा गया। जाति, ये अक्सर भी बात होती है जब भी बात होती है बहुसंख्यकवाद की। मैं आती हूँ मंडल पर और दर्शकों से वादा करती हूँ जरूर हम इसकी किताब की तह तक भी जाएंगे, लेकिन मुझे बताइए इसमें आपने एक बहुत बेहतरीन बात और जो करंट कॉन्टेक्स्ट से शुरुआत की है, राहुल गांधी का जिक्र करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा, इसके अलावा चुनाव में भी अक्सर उन्होंने जिक्र किया कास्ट सेंसस को लेकर, और ऐसा लगता था कि सरकार कभी नहीं मानेगी। फिर बिहार ने अपना सेंसस कर दिया, एक दबाव सरकार के ऊपर पड़ा। आप मुझे बताइए इसके पीछे क्या रणनीति है? क्यों एक बहुसंख्यकवादी हिंदू मुस्लिम पार्टी कैसे इस बात के लिए सहमत हो गई कि कास्ट सेंसस करेंगे, और क्या होगा भी कास्ट सेंसस या नहीं होगा? इसके लिए भी ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे मंडल वाले दौर को भी मैंने ये बताया कि मंडल जब लागू हुआ तो सड़कों पर आग चली। वीपी सिंह का मैंने कोटेशन इसमें लिखा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि मेरे पास पिछड़े वर्ग के लोग आए और कह रहे हैं, अखबार लिख रहा है कि पूरे देश के युवा सड़कों पर है, तो हम इस देश के युवा नहीं है क्या? हमें तो कुछ मिला नहीं, आप भी पहली बार मिला तो हम क्या सड़क पर उतर कर विरोध करें? तब मुझे यूजीसी वाला प्रकरण अभी तुरंत उससे जुड़ता हुआ दिखता है कि थोड़े से लोग इतना बड़ा विरोध कैसे कर लेते हैं, और जो जिसकी आबादी 70-80%, 90%, इसका मतलब वो सिस्टम में नहीं है। इसी तरह से मंडल के समय भी हुआ। फिर मंडल पार्ट 2 के समय जब अर्जुन सिंह ने इसे लागू किया तब विश्वविद्यालयों में फिर विरोध हुआ था। बहरहाल आखिरी में जब आएंगे तो जो संदर्भ आपने जोड़ा, इसमें चैप्टर ही मैंने लिखा है धर्म पूछा जाति नहीं, और मैं वहीं से एक सवाल, ये किताब एक बहस खड़ी कर रही है। बहस किस दौर में? मैं तो एक साजिश की तरह देखता हूं कि जाति जनगणना 2027 में होगी और उसका फैसला कब किया जा रहा है। जब इसके आखिरी चैप्टर में वो बात कही भी गई है, सोशलिस्ट लोगों का तो पुराना आंदोलन था कि जाति में संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, और फिर 10 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो पूरा एक हिस्ट्री है त्रिवेणी संघ की, अर्जक संघ की। मैं उस पे भी आने वाली थी। हाँ। और मैं इस बात की दाद देती हूँ कि आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। बड़े सारे शेर, पंक्तियां, कबीर को आपने इसमें काफी मेंशन किया। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो मैं बस कहना ही चाह रहा था, उस पर आएंगे। लेकिन वो जो हिस्ट्री थी पूरी, लड़ करके जहां तक पहुंचे थे, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन उधर आने वाला था, वो धर्म की छतरी तन गई, वो कमंडल आ गया। आप उसके बाद सोशलिस्ट मूवमेंट मजबूत होता है। कांग्रेस जिसने 2011 में जाति जनगणना के साथ धोखा किया, उसकी लीडरशिप एक ऐसे शख्स के हाथ में आती है जो सार्वजनिक मंच से, मतलब ऐसा भारत की राजनीति में विरला कभी कोई मिलेगा जो सार्वजनिक मंच से कहता हो कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने गलती की कि 2011 में हमसे वो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सेंसस जो सोशली और इकोनॉमिक सर्वे कराया था, उसके आंकड़े भी बीजेपी जारी नहीं कर रही है, लेकिन हम आएंगे तो जारी करेंगे, क्योंकि बिना जाति जनगणना के न्याय नहीं मिलेगा। राहुल गांधी और वही काम अखिलेश यादव और तेजस्वी और ये सारे लोग कर रहे थे। और उस समय दूसरा पक्ष क्या कह रहा था? जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात, नितिन गडकरी। मैंने इस किताब में बाकायदे लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धर्म की बात करके जब हम एक कर रहे हैं हिंदुओं को, तो ये जात की बात करके हिंदुओं को बांट रहे हैं। सजग हो जाओ हिंदुओं, जाति जनगणना वालों का विरोध करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे लिए तो केवल एक जाति है, गरीब। फिर कुछ दिन बाद दूसरी रैली, दूसरा मंच, मेरे लिए 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला, युवा। आप तो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, और फिर फैसला कब करते हैं? किताब आपको रिसर्च के साथ बताएगी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम पर आतंकी हमला। 30 अप्रैल 2025 भारत सरकार की घोषणा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। हाँ, ये तो गहरा संदेह पैदा कर रहा है। और जिस समय बीजेपी के ट्विटर हैंडल से निकला था धर्म पूछा जाति नहीं, आप पूरे देश में जाति केंद्रित जितने भी सवाल थे उसको धर्म के नीचे दबा देना चाहते थे। आप चाहते थे कि हिंदू मुसलमान रोज होता रहे, कोई दाढ़ी टोपी देख करके मारा जाए, और वो सवाल न पूछ दे जो दलित पिछड़े हैं, तो हिंदू की छतरी तो फट जाती। तो इसलिए आपने धर्म पूछा जाति नहीं का नैरेटिव दिया, और अचानक जाति जनगणना। इसका मतलब एक गहरी साजिश है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये कि आपने फिर उसके बाद कहा कि जाति जनगणना होगी 27 में। अब आपने पहला कॉलम, अब साजिश का एग्जाम्पल दे देता हूं। फर्स्ट फेज में जाति जनगणना के 33 क्वेश्चन उन्होंने रिलीज किए हैं। पॉइंट 12 कहता है कि आवासों और आवास के मालिकों में हम जाति पूछेंगे SC/ST। तो ये तो 1951 से हो रही थी, आप OBC लिखा ही नहीं आपने। इसका मतलब ये धोखा है।
अगर फर्स्ट फेज में नहीं पूछा तो सेकेंड फेज के डेटा से टैली कैसे करेंगे? ये है साजिश। बिल्कुल। इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि अभी तो घोषणा भी एक संदेह पैदा करती है और आगे भी जो प्रक्रिया होगी वो भी साजिश करेगी। अब मैं आखिरी 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल तो ये है कि जिन मौजूदा पार्टियों को आप देख रहे हैं अभी, जो अपने को समाजवादी पार्टियां कहती हैं, उनकी जड़ में ही अगर समाजवाद और सामाजिक न्याय का पूरी मुहिम न खड़ी होती तो शायद ये पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं होती और हमारे पास वो पॉलिटिकल लीडर भी नहीं होते। मैं समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रही हूँ, आरजेडी का जिक्र कर रही हूँ, जेडीयू का भी जिक्र करूंगी। वो अलग बात है कि किससे गठजोड़ करके क्या वो बन गए। बीएसपी का भी वही हाल है कि कहाँ से शुरू हुई पार्टी और क्या गठजोड़ करके क्या बनी है। और बीएसपी का भी जरूर एक सवाल अलग से भी बीएसपी के बारे में लूंगी मैं। लेकिन मुझे बताइए कि इन पॉलिटिकल पार्टियों का जो मौजूदा स्वरूप है, इनमें समाजवाद कितना है, सामाजिक न्याय कितना है, इसमें आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये मुश्किल है क्योंकि राजनीति बदलती गई। एक ज़माना था जब समाजवादी दलों में डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ते हैं, कुछ नहीं होता है। लोहिया जब मरते हैं तो एक लोहे का बक्सा मिलता है जिसमें 2 जोड़ी वही कुर्ता धोती, एक डायरी, कुछ चंद रुपए, कोई अकाउंट नहीं, कुछ नहीं। समाजवाद शुरू तो यहाँ से हुआ था। 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वक्त बदलता है, उसी समाजवाद की विरासत ने किसान जातियों के बीच से, पिछड़ों दलितों के बीच से लीडर पैदा किया। ये लोहिया की भूमिका है। लोहिया के समाजवादी आंदोलन ने, जिसे क्रिस्टोफ जैफरले अपने किताब इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में कहते हैं कि मंडल इस आज़ाद भारत की एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, मूक क्रांति है। क्योंकि सत्ता जो अपर कास्ट के पास थी वो धीरे धीरे हस्तांतरित हुई किसान जातियों और पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित जातियों के पास। ये विचार की जीत थी और वो वही समाजवाद था जो कहता था कि आखिरी व्यक्ति की बात होनी चाहिए। वक्त बदलता है। आज अगर आप बात करें तो एक ज़माने में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, और मैं बात लंबी नहीं करूंगा लेकिन छोटी सी बात कहूंगा, कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव 15% आरक्षण दिया था केवल ओबीसी को, और कर्पूरी ठाकुर ने 26%। गालियां दी गई, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, कर्पूरी कर पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह। नाई के बेटे थे और दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी भैंस चरावे राम नरेश। वो दौर भी देखा है इस देश ने। कांशीराम का उभार, मेरी किताब में भी एक अलग चैप्टर है। कांशीराम ने 85% उस आवाम को जोड़ा जो कहीं सत्ता में नहीं थी। तो वो एक दौर था जिसने भारत को रियल में डेमोक्रेटिक बनाया। अगर ये इस तरह से डेमोक्रेटिक नहीं होते तो लोकतंत्र तो चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए होता। लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टियां भी मुट्ठी भर क्या, ये तो सिर्फ परिवार में सिमट गई हैं। लालू यादव अपने पुत्र और मुलायम सिंह यादव अपने पुत्र। आज के लिए तो बिल्कुल कुछ चुनौतियां हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब समाजवाद का अर्थ ये कतई नहीं है कि साइकिल पर बैठकर आप यूपी घूम ही नहीं सकते, आपको गाड़ियां चाहिए। तो ये जरूरी भी है, आप मजबूरी है। मैं कह रहा हूँ इसे मजबूरी है। पॉलिटिक्स बदल गई। फिर भी मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने पूरी राजनीति को कहाँ खड़ा किया कि वो करोड़ों रुपए का एक पंडाल लगता है। और आज भी आप यूपी और बिहार का चुनाव देखिएगा, मैंने देखा है कि अखिलेश यादव अपनी एक बस तो बनवाना पड़ेगा, साइकिल से जा नहीं सकते पूरे प्रदेश में, उस बस को ही मंच बनाकर खड़े होते हैं और बाहर सामने लोग खड़े होकर। अभी इनके लालू प्रसाद के परिवार में तेजस्वी हैं, उन एक हेलीकॉप्टर और दूसरी तरफ 25, 30, 40 हेलीकॉप्टर। तो पूंजी ऐसा नहीं है, ये तो एक अफवाह है। पूंजी अगर बीजेपी के पास होगी तो अच्छी लगेगी, पूंजी इनके पास होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फर्क है कि हम चूंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को हायर स्टैंडर्ड्स, इनका जो पैमाना है हमारे आंकने का, तो हम कहते हैं जब आप बेहतर राजनीति का वादा करते हैं तो बेहतर राजनीति करके भी दिखाइए, आचरण में भी। बिल्कुल ठीक बात है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि एक तो परिवारवाद का जो सवाल है, रीजनल पार्टियों की एक मजबूरी होती है। विचार तो है लेकिन वह, उसका दायरा इतना छोटा होता है कि उनके पास टूटने की गुंजाइश, टूटने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। जिन दल, जैसे जेडीयू का एक एग्जांपल दूंगा मैं। आप नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या भविष्य देख रही हैं?
मैं परिवारवाद के फेवर में ये लॉजिक नहीं दे रहा लेकिन आप कह रहे हैं एक मैग्नेट की तरह कहीं ना कहीं मैं दोनों पार्टियों को सामने रख दूं। और यही गांधीज के बारे में भी कहा जाता है कि अगर गांधीज को हटा दिया जाए कांग्रेस पार्टी से तो बचेगा क्या? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कहाँ है? वो बीजेपी के हाथ में दुनिया देख रही है। और दूसरा, लेकिन उनके चेले हो सकते थे वो लोग अगर वो सेकंड रंग अपनी शुरू करते, ये संभव है, की पॉलिटिक्स ये संभव है, लेकिन फिर 2-3 टुकड़े तो होते। एक कम्युनिस्ट दोस्त है मेरे, पत्रकार दोस्त है, मैंने उनसे पूछा, बड़ा ही मासूम सा सवाल मैंने उनसे किया। मैंने कहा कि भाई आपने बच्चे पैदा नहीं किए, आप अपने मरने के बाद आप क्या विरासत छोड़ के जाएंगे? तो उन्होंने कहा ये बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया? ये शाहजहां को उनके बच्चों के लिए याद किया जाएगा या ताजमहल के लिए? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे लाजवाब कर दिया उन्होंने। अक्सर मैं जवाब देने में बड़ी हाजिर जवाब हूँ मैं, लेकिन उसके बाद से मेरे पास जवाब ही नहीं बचा कि हमेशा बच्चे ही आपकी विरासत नहीं होंगे। जो पॉलिटिक्स आप देखे जा रहे हैं, जो काम आपने किया है, निश्चित रूप से। अब मैं जल्दी से आ जाती हूँ, बिल्कुल समय मेरे पास बहुत कम बचा है। अभी मैं आ जाती हूँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर, और दूसरे जो मंडल की पॉलिटिक्स है या जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, उसका भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं? हम एक ऐसे दौर में इस दौर की राजनीति देख रहे हैं जहां पर कांवड़ लेके, बाकायदा नीले रंग का कांवड़ लेकर और बाबा साहब की तस्वीर लेके जो है कांवड़िया निकल रहे हैं, जो तथाकथित निचली जातियों के लोग हैं। तो ये पूरा जो सेंसिटाइजेशन का जो पूरा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है लगभग कंप्लीट हो चुका है। जातियों में भी आप देखिए, उनको भी उनका हिंदूकरण करना और भगवाकरण करने की जो पूरी आरएसएस की 100 साल की ये पूरी साजिश थी, उसका भी लगभग कल्मिनेशन देख रहे हैं हम, इसीलिए बदसूरत चेहरा भी हम देख रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी होता है कि शायद इस बहुसंख्यकवाद की राजनीति का जवाब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, जिसमें जातिवाद की राजनीति या जातियों की राजनीति, या एक आर्ग्यूमेंट उन लोगों की तरफ से भी जो मैं कहूंगी कि हमारी तरफ है, यानी सामाजिक न्याय, संविधान की तरफ है वो लोग, वो भी कहते हैं कि इसका अंत होना होगा जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। आप कैसे? मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे हमने कहा कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है, तो इसका परिवारवाद वाले से लिंक जोड़ लेते हैं। अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और वो काम नहीं कर पाएगा तो जनता फेल करेगी, और हमने ऐसे कई परिवारों को खत्म होते देखा है। आप महाराष्ट्र में अभी अभी देख लीजिए। तो ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। लोकतंत्र में अंततः मुहर जनता लगाती है। अगर जनता आपके साथ नहीं होगी तो कितनी भी बड़ी विरासत हो, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगी। राहुल गांधी को साबित करना पड़ रहा है। वो केवल गांधी परिवार के होने के नाते यहाँ नहीं खड़े। आज वो एक उम्मीद बनकर उभरे हैं, तो संघर्ष के बदौलत, और जनता अगर यकीन करेगी तभी वो यकीन में आएगा। इसलिए चाहे वो सामाजिक न्याय की पार्टियां हों, अगर आदरणीय मायावती जी को मजबूरी में आकाश आनंद को आगे करना पड़ रहा है, लेकिन अगर 2 चेहरे दलित समाज के सामने होंगे तो एक चंद्रशेखर होगा, एक आजाद ये आकाश आनंद होंगे, तो फिर चुनना किसको होगा और वो साबित करेगा कि भविष्य कौन होगा। अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से बेहतर नए ढंग से पीडीए की पॉलिटिक्स करेंगे, तो असल में मैं दूसरा जवाब इसमें दे रहा हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स असल में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को और अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को मिसकोट करना है। हम ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब कहते थे जाति टूटे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जाति तोड़ो, जमात में बदलाव ले आओ। शुरुआत से ही इसकी पॉलिटिक्स 90% बनाम 10%, आप जिसे कहते हैं कि बुर्जुआ बनाम सर्वहारा, जो कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है। मुट्ठी पर लोगों के हाथ में सत्ता न रहे, सम्मान न रहे, संसाधन न रहे, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। मैं सोशलिज्म और अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स को यहां से देखता हूं। अंत में इसमें भी एक दिक्कत आई कि लोगों ने इसे जातियों के गठजोड़ में शामिल कर लिया। इसलिए मैं एक दिक्कत भी मान रहा हूं और स्वीकार कर रहा हूं कि इसके पहले चरण में जब कांशीराम ने कहा कि जातियों को मजबूत करो, तो यहां भी अब जाकर के वो जातियों के नेता बन गए और हर चुनाव में अलग अलग गठबंधन से बार्गेन करते हैं। उन्हें अपने जाति का भला नहीं चाहिए, इसलिए जातियों का नेता या जातियों की गोलबंदी नुकसान करेगी। जमात में अगर वो तब्दील नहीं होती, यानी एक कोalition की बात करें, एक गठबंधन, मिनिमम अलायंस। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जाति तोड़ो और जमात में, और जमात बनेगी आइडियोलॉजी से। जमात कभी भी वैचारिक अगर नहीं होगी तो चल नहीं पाएगी। मैं सोशल जस्टिस और सोशलिज्म या अम्बेडकरिज्म की पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन को केंद्र में रख करके जो गोलबंदी हो रही है, इसका भविष्य केवल इतना देखता हूं कि अगर ये जातियों में गया
तो ये तो टूट जाएगा। और जिसमें आप साझा दर्द का भी जिक्र कर रहे हैं एग्जैक्टली मैंने इसमें कहा है कि तमाम वो लोग साथ आए जिनका दर्द इवन साझा मैंने है। 2-3 प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन इसमें एड्रेस किए, जैसे पसमानदा का सवाल। तो हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है, तो पसमानदा तो वैसे ही पीछे हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हमें एक मुस्लिम में भी बड़ी एका बनानी है तो हमें उस मुसलमान के उस दर्द को भी सुन लेना होगा, जिससे वो नेचुरली आपके साथ और अपनी लड़ाई मान के चले। ओबीसी में अति पिछड़ा, अगर मैं ओबीसी में यादव जाति से हूं और मुझे पता है कि पाल, निषाद, प्रजापति, चौहान, चौरसिया, अगर उसको ये नहीं महसूस हुआ कि यादव के साथ उसका एक नेचुरल आइडियोलॉजिकल रिश्ता है, तो वो मेरे साथ आएगा ही नहीं। तो हमारी बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये पॉडकास्ट तो खत्म होना होगा। मुझे बिल्कुल आखिरी बात बताइए, मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे भी आप छोटे छोटे वीडियोस बनाकर और अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। 7-8 लाख आपके वहाँ पर फॉलोअर्स हैं, आप यूट्यूब पर भी आ गए हैं। तो जो नए माध्यम हैं उनसे आपके जैसे लोग बात पुरानी ही कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी किताब आपने क्यों लिखी, ट्वीट ही कर दिया होता। इंस्टाग्राम का एक वीडियो, किताब की क्या महत्व है, किताब आज की तारीख में लिखी। जैसे बीजेपी ने अपने आइकॉन खोजे, 3 ब्राह्मणों को लखनऊ में खड़ा किया है। अच्छा, तो वो विचारक हैं और विचारक ही लंबी लड़ाई के लिए एक टूल बनाकर देता है। कुछ दिन बाद ट्वीट डिलीट हो जाएगा, सरकार जिसकी हुकूमत होगी वो आपके रीच को घटा देगा। यूट्यूब चैनल कभी भी डिलीट करवाया जा सकता है। वीडियोस को एक बार देख करके तुरंत प्रभावित हो सकता है। लिखी हुई चीज एक विचार की क्रांति में तब्दील हो सकती है, वो आखिरी व्यक्ति तक जाएगी। और मैंने तो एक एग्जांपल भी प्रोफेसर की डायरी में भी दिया था, इसको भी बोलता हूँ। पिज्ज़ा खाने के लिए जब छूट आती है ना कि 20% छूट पर पिज्ज़ा मिल रहा है, जाओ खा लो, 500 रुपये पिज्ज़ा महंगा नहीं लगता एक समुदाय को। वही समुदाय अब किताब पढ़ने की संस्कृति से दूर हो रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तकनीक का भी हम इस्तेमाल करेंगे, हम उस तकनीक के जरिए भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लोग जो संविधान को मानते हैं, जो गाँव में हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि हमारी बात कोई कर रहा है। लेकिन किताब जब होती है तो वो एक बहुत गहरे वैचारिक आंदोलन को खड़ा कर सकती है। बहुत खूबसूरत आपने बात कही। आखिरी बात, मुझे लगता है इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे लोग चाहेंगे कि इस किताब को पढ़ें। कोई कोड हमें आप दे दीजिए जो हम लिख देंगे, जिससे कुछ डिस्काउंट मिल जाए किताब पढ़ने वाले लोगों को। मैं अभी भी कह रहा हूँ 250 रुपए किताब है और लगभग 250 पन्ने हैं। हाँ। और हमारे प्रकाशक से इस बात पर बहस हुई कि मुझे 2 रुपया देना, मैं पैसा कमाने के लिए किताब नहीं, लेकिन इस किताब की कीमत कम रखना। मेरे लोग 200 रुपए भी एक किताब पर खर्च करने में सोचेंगे। और उन्हीं लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और मैं उन्हीं के लिए किताब रख रहा हूँ। और ये किताब अमेजन पर भी मिल जाएगी। मैं अपने कमेंट सेक्शन में इसका लिंक कमेंट डाल में। दूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी, so आप यहाँ पर आए, तमाम बातचीत की। और मुझे लगता है कि पहली बार शायद आपने इतने खुलकर, आप बहुत झिझक रहे थे और खुलकर अपने जीवन के बारे में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।